हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों ई कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रिदांश आरोही को मारने के इरादे से घर पर आया था। आरोही प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी, इस वजह से वो उससे गुस्सा था। जब रिदांश आरोही को मारने लगा, तब आरोही ने उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। जैसे ही रिदांश को आरोही के प्रेग्नेंट होने की बात पता चली, उसका बर्ताव पूरी तरह बदल गया था। वो आरोही की बहुत केयर कर रहा था और इस वक्त उसके साथ डाइनिंग टेबल पर था। रिदांश आरोही को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। जहां रिदांश अपने बच्चों के आने की बात सुनकर रिलैक्स था, तो वहीं आरोही की परेशानी और बढ़ गई थी। वो जानती थी कि रिदांश के बच्चे को पैदा करने के कुछ दिनों बाद वो मरने वाली है। अचानक आरोही का उतरा हुआ चेहरा देखकर रिदांश ने कहा, तुम परेशान लग रही हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमने मेरा काम कर दिया है। अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, उल्टा तुम्हारी केयर करूंगा। रात को भी चैन से सो पाओगी। मैं ठीक हूँ, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का ख्याल रखना। अचानक आरोही ने कहा, जिसे सुनकर रिदांश उसे अजीब नजरों से देखने लगा। रिदांश ने सख्त आवाज में कहा, फर्स्ट एट ऑल वो सिर्फ मेरा बच्चा होगा, तुम्हारा नहीं। खैर, इन सब में एक बात अच्छी है कि तुमने एक्सेप्ट लिया है कि तुम्हारा काम पूरा होने के बाद तुम्हें मार दिया जाएगा। मरना मेरी नियति में लिखा है और किसी और ने नहीं, मैंने खुद लिखा है। तो किस बात की एक्सेप्टेंस? तुम्हें इस तरह मेरी झूठी केयर करने की जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बच्चे का पूरा ध्यान रखूंगी, आरोही ने कड़वाहट से कहा और फिर अपने आप ही खाना खाने लगी। आरोही अब इस बात को लेकर बेफिक्र थी कि रिदांश उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और तभी वो बिना डरे रिदांश की बातों का अच्छे से जवाब दे रही थी। रिदांश उसे घूरते हुए देख रहा था। कुछ पल रुककर उसने कोल्ड वॉइस में कहा, किसी गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ। ये केयर तुम्हारे लिए नहीं, मेरे होने वाले बच्चे के लिए है, और तुम मुझे रोक नहीं सकती। आरोही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। डिनर हो जाने के बाद रिदांश आरोही को वापस उसी तरह अपनी गोद में उठाकर कमरे में लेकर आया। उसकी हरकतें आरोही को इरिटेट कर रही थी, पर चाहकर भी वो कुछ कह नहीं पा रही थी। आरोही को सुलाने के बाद रिदांश उसके बगल में लेट गया। इतने दिनों में पहली बार आरोही चैन से सोई होगी। हालांकि पिछले 4 दिनों से रिदांश घर नहीं आया था, पर उसे यही डर सताता था कि अगर वो आया तो पूरी रात उसे अपनी एक्टिविटी में बिजी रखेगा। आज आरोही के चेहरे पर सुकून था और वो आराम से सो रही थी, तो उससे अलग रिदांश की नींद उड़ चुकी थी। आरोही के सोने के बाद रिदांश ने उसकी तरफ देखा। वो सोते हुए और भी मासूम लग रही थी। रिदांश ने हल्के से उसके टमी पर किस किया और फिर मन ही मन कहा, चलो अच्छा हुआ तुमने मेरा काम कर दिया, वरना मुझे तुम्हें मारना पड़ता। हालांकि मुझे किसी को मारते वक्त कोई गिल्ट नहीं होता, पर तुम्हें मारना अजीब लग रहा था। मेरे तुम्हारे साथ कोई इमोशंस नहीं जुड़े हैं मिस राइटर, पर पिछले 1.5 महीने से तुम मुझे काफी सेटिस्फाई कर रही थी। यही सोचकर तुम्हें मारने में थोड़ा अफसोस हो रहा था। रिदांश को नींद नहीं आई तो वो उठकर बाहर चला गया। सुबह जब आरोही की आंख खुली तो वो बेड पर अकेले लेटे हुई थी। उसने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हमेशा की तरह तैयार होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंची। रोज से अलग आज ब्रेकफास्ट टेबल पर फ्रूट्स, सैलेड, जूस और हेल्दी ब्रेकफास्ट रखा हुआ था। आरोही को समझते देर नहीं लगी कि ये किसने करवाया होगा। कोई इंसान इतना फेक कैसे हो सकता है? कल मुझे मारने के लिए आ रहा था और आज मेरी केयर कर रहा है। ओह सॉरी, मैं तो भूल गई थी कि इसकी ये परवाह मेरे लिए नहीं, इसके बच्चे के लिए है। अच्छी बात है ना, इस निर्दयी इंसान के दिल में किसी के लिए तो प्यार है। आरोही ने सिर हिलाकर मन ही मन कहा और फिर ब्रेकफास्ट टेबल कर बैठ गई। वहाँ रिदांश नहीं था और वो अकेले ही नाश्ता कर रही थी। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद आरोही कमरे की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे पीछे से रिदांश की आवाज सुनाई दी, जो वहाँ आ गया था। उसने तेज आवाज में कहा, हमें डॉक्टर के पास जाना है। इतना कहकर वो आरोही के पास आया और फिर से उसे अपनी गोद में उठा दिया। कल से रिदांश आरोही को कुछ ज्यादा ही इरिटेटिंग लग रहा था। रिदांश का नया चेहरा देखकर आरोही ने धीरे से कहा,
इससे अच्छा तुम मेरे साथ रूड और क्रूअल ही ठीक हो, कम से कम फेक तो नहीं लगते। हालांकि आरोही ने काफी धीरे से कहा था, लेकिन रिदांश उसके पास ही था तो उसे सुनाई दे गया। उसने आईज रोल करके कहा, मैं उतना ही रूड और क्रूअल हूँ, बस फिलहाल के लिए अपनी उस साइड को कंट्रोल करके रख रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। बाकी चिंता मत करो, 9 महीने बाद सारी कसर निकाल दूंगा। इतनी बेरहमी से मारूंगा ना तुम्हें कि तुम्हारी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी कि मैं कोई सॉफ्ट हार्टेड इंसान नहीं हूँ। रिदांश की बात सुनकर आरोही सार्कास्टिकली मुस्कुराई। उसके चेहरे पर स्माइल देखकर ना चाहते हुए भी रिदांश के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट आ गई थी। कुछ ही देर में वो दोनों उसी डॉक्टर के सामने बैठे थे जिसने पहले भी आरोही का पूरा चेकअप किया था। टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी थी, उसी के बारे में वो रिदांश को बता रहा था। डॉक्टर ने रिदांश से सधे हुए लहजे में कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर ठाकुर, ये 2 वीक्स प्रेग्नेंट हैं। बाकी टेस्ट नॉर्मल आए हैं, बस आपको इनकी हेल्थ मेंटेन करके रखनी होगी। ये थोड़ी वीक हैं। सप्लीमेंट्स मैंने दे दिए हैं और डाइट चार्ट भी बना दिया है। इन 9 महीनों में ये खुश रहें, इस बात का खास ख्याल रखिएगा, वरना अक्सर माँ के स्ट्रेस का असर बच्चों पर पड़ता है। बोलते हुए डॉक्टर ने आरोही के चेहरे की तरफ देखा जो उतरा हुआ लग रहा था। रिदांश ने आगे कुछ नहीं कहा। वो डॉक्टर से सब समझने के बाद आरोही के साथ वापस जाने लगा। गाड़ी ड्राइव करते हुए अचानक रिदांश ने आरोही से पूछा, तुम डायरी में कुछ न कुछ लिखती रहती हो, तुमने बताया तुम राइटर हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बुक पब्लिश करवा सकता हूँ। रिदांश डॉक्टर के कहने पर आरोही का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था। नो थैंक्स, उसकी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उस पर एक बुक बन चुकी है और काफी सक्सेसफुल और कंट्रोवर्शियल भी रह चुकी है। आरोही ने रूखे तरीके से जवाब दिया। आरोही रिदांश से बात करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि पहले रिदांश भी उसके साथ यही करता था। जितना काम होता था उतनी ही बात करता था, और वो भी काफी रूडली। अचानक से अपने बच्चे का सुनकर वो इतना काइंड हो रहा था, ये देखकर आरोही को उस पर गुस्सा आ रहा था। बदला ले रही हो मुझसे? रिदांश ने आरोही की तरफ देखकर सर्द लहजे में पूछा, जिस पर आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया। रिदांश आगे बोला, मेरे साथ जैसे पेश आना है आओ, क्योंकि कहा ना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली को भी तबाह कर दूंगा। ये कोई कोरी धमकी नहीं है। हाँ, जानती हूँ तुम धमकी नहीं दे रहे हो, और तुम किस हद तक गिर सकते हो ये मुझसे बेहतर कौन जानता है। रिदांश ठाकुर, एक किडनैप्ड की लड़की से अपना बच्चा पैदा कर रहे हो, दिस इज रियली डिस्गस्टिंग। बात अगर बच्चे की नहीं होती और सच में तुम्हारे किए की सजा देने का मौका मिलता तो जरूर लेती, बस मैं इस मासूम को बीच में नहीं लाना चाहती, आरोही ने कहा। इतने दिनों में पहली बार उसे रिदांश के सामने अपने दिल के जज्बात रखने का मौका मिल रहा था। उसकी बातें रिदांश को गुस्सा दिला रही थी। रिदांश ने कुछ पल आंखें बंद की और खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की। वो समझ गया था आरोही उसकी लाचारी का अच्छे से फायदा उठा रही थी। अपने बच्चे की वजह से वो उसे ना तो कुछ कह पा रहा था और ना ही उसकी इस गुस्ताही की उसे सजा दे सकता था। कुछ पल रुककर रिदांश बोला, अरे वाह, तुम्हारे अंदर तो गुस्सा और आग दोनों है, मजा आएगा। आज तो मुझे तुम्हारा एक नया ही रूप देखने को मिल रहा है मिस राइटर। आरोही उसकी बात के जवाब में सार्कास्टिकली बोली, हाँ, बदलाव तो हम दोनों में ही आए हैं, बस फर्क इतना है कि मैं तुम्हारी तरह फेक नहीं हूँ रिदांश ठाकुर। ठीक है, फिर देखते हैं 9 महीने बाद इस बच्चे के पैदा होने के बाद तुम्हारे अंदर की आग और ये बगावत तुम्हें कब तक बचा पाती है। वैसे तुम्हें तो पता होगा ना, तुमने खुद ही लिखा है। रिदांश ने तिरछा मुस्काकर कहा। वो एक बार फिर आरोही का मजाक उड़ा रहा था। आरोही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो रिदांश सख्त आवाज में बोला, आगे से मेरे सामने ये बेवजह की बातें मत करना। मैं नहीं चाहता तुम्हारे इस पागलपन का असर मेरे बच्चे पर पड़े। आरोही चुप हो गई थी। कुछ ही देर में वो दोनों रिदांश के घर पर पहुंच चुके थे। आरोही जैसे ही रिदांश के कमरे की तरफ जाने लगी, रिदांश ने उसका हाथ पकड़कर सख्त आवाज में कहा, आज से तुम मेरे कमरे में नहीं रहोगी। तुम्हारा जो काम था वो तुम कर चुकी हो। अब बस अच्छे से 9 महीने तक इसे बड़ा करो। उसके लिए तुम्हें मेरे आसपास रहने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी डॉक्टर ने मुझे खुश रहने को कहा था। तुम्हारी शक्ल देखूंगी तो खुश नहीं रह पाऊंगी, आरोही ने जवाब दिया।
उसकी ये बदतमीजी रिदांश को गुस्सा दिला रही थी। वो आरोही को कसकर पकड़ते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही जबान नहीं चल रही तुम्हारी? कहीं ये तो नहीं सोच रही कि रिदांश ठाकुर की कमजोरी को पकड़ लिया है तुमने? नहीं मिस्टर ठाकुर, दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें ब्लैकमेल करना, उनके साथ बुरा करना आपका काम है, मेरा नहीं। बस मुझे अपने दिल के जज्बात बताने का मौका मिला है तो बता रही हूँ। आई हेट यू रिदांश ठाकुर, बेइंतहा नफरत करती हूँ मैं तुमसे। मुझे मेरा रूम बता दो, मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर यहाँ तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आरोही ने बात को वहीं खत्म करते हुए कहा। रिदांश जवाब में भौहें उठाकर बोला, चलो, हम दोनों में एक चीज तो कॉमन है कि हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा नफरत करते हैं। रिदांश ने आगे जाकर आरोही का हाथ पकड़ा और उसे दूसरे कमरे की तरफ ले जाने लगा। जैसे ही रिदांश ने कमरे का दरवाजा खोला, आरोही की आंखें हैरानी से फैल गई थी, तो वहीं रिदांश भी उसे बिना किसी भाव के देख रहा था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों ई कहानियां हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आरोही के प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ सुनने के बाद से ही रिदांश उसकी एक्स्ट्रा केयर कर रहा था। वो आरोही के मामले में कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता था। डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद रिदांश आरोही को लेकर घर पर आया। पहले आरोही रिदांश के कमरे में ही रहती थी और ये रिदांश के लिए जरूरी भी था ताकि जल्द से जल्द आरोही कंसीव कर सके। अब जब आरोही प्रेग्नेंट हो गई थी तो रिदांश ने उसके लिए अलग से कमरा तैयार करवा दिया था। रिदांश आरोही को लेकर उसके कमरे में आया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, आरोही की आंखें हैरानी से फटी रह गई, तो वही रिदांश भी बिना किसी भाव के उस कमरे को देख रहा था। आरोही ने रिदांश की तरफ देखकर धीरे से कहा, ये सब कब किया तुमने? कल रात ही तो मैंने तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी बारे में बताया था। सुबह से तुम मेरे साथ हो, फिर ये सब? इतना मत सोचो, कल रात नींद नहीं आ रही थी, बस तभी प्लान किया। अब अंदर जाकर तब देखोगी या यहाँ पर खड़ी रहकर मेरी तारीफों के पुल बांधती रहोगी? रिदांश ने काफी रूड तरीके से जवाब दिया और फिर आरोही का हाथ हल्के से पकड़कर उसे अंदर लेकर आया। एक ही रात में कमरे का पूरा इंटीरियर रिदांश ने बदलवा दिया था। वहाँ आरोही के लिए एक कंफर्टेबल बेड रखा गया था और पूरे कमरे को तरह तरह तैयार किया गया था, जैसे किसी न्यूली मदर के लिए तैयार किया जाता है। चारों तरफ कमरे में रिदांश के बचपन की फोटोज लगी हुई थीं। एक तरफ बच्चे का बेड था और साथ में बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज। आरोही ने रिदांश की फोटोज देखने के बाद हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, कमरे में बच्चों की फोटोज लगाई जाती है, पर तुमने चारों तरफ अपनी तस्वीरें क्यों लगवाई हैं? क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा बिल्कुल मेरी तरह दिखे। इसी चक्कर में मैंने कमरे में कोई आईना भी नहीं लगवाया ताकि गलती से भी वो तुम्हारी तरह न दिखे। मैं ये नहीं कह रहा तुम दिखने में खूबसूरत नहीं हो, पर तुम सिर्फ और सिर्फ उसकी बायोलॉजिकल मदर होगी। उसे बड़ा मैं ही करूँगा, तो वो मेरी तरह ही दिखना चाहिए। रिदांश ने आरोही को कमरे में अपनी ही फोटोज लगाने का कारण बता दिया था। ये सुनकर आरोही का चेहरा उतर गया था। उसने बिना कुछ कहे रिदांश की बात पर हामी भरी। आरोही का उतरा हुआ चेहरा देखकर रिदांश बोला, डॉक्टर ने तुम्हें खुश रहने के लिए कहा है, तो तुम्हें इस तरह उदास होने की इजाजत नहीं है। वार्डरोब में तुम्हारे हिसाब से कंफर्टेबल कपड़े रखे हुए हैं। सामने बोर्ड पर डाइट चार्ट लगाया हुआ है। हर घंटे अलार्म बजेगा और वो तुम्हें याद दिलाएगा कि किस वक्त में क्या खाना है या क्या पीना है। वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक अलग से हाउस हेल्पर को लगा दिया है, वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगी। इसके अलावा भी तुम्हें किसी चीज की कमी हो तो बता देना। आरोही ने रिदांश की बातों को अनसुना करते हुए कहा, फिलहाल तो मुझे आराम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, तुम जा सकते हो। रिदांश ने उसकी बात पर हामी भरी और कमरे से बाहर निकलते हुए बड़बड़ा कर बोला, कितनी थैंकलेस है की है। मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन इसके मुंह से फॉर्मेलिटी के लिए भी थैंक्स नहीं निकला। अब इसे कौन समझाए कि रिदांश ठाकुर ने पहली बार किसी के लिए इतने एफर्ट्स किए हैं। आरोही को रिदांश की बात सुनाई दे गई थी। वो उसकी बात के जवाब में बोली, ये सब तुमने मेरे लिए नहीं, अपने होने वाले बच्चे के लिए किया है। जब वो पैदा हो जाएगा तो तुम्हें इसके लिए थैंक्स बोल देगा। रिदांश ने मुड़कर आरोही की तरफ सर्द निगाहों से देखा और फिर बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। उसके जाते ही आरोही ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर पर जाकर आराम से लेट गई। रिदांश के सामने आरोही ने कमरे को लेकर कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई थी, लेकिन रिदांश से अलग होने पर वो उस कमरे में आकर काफी खुश थी। उसके जाने के बाद वो अकेले ही कमरे का टूर लेने लगी। वहाँ एक तरफ बहुत सारी अच्छी किताबें
रखी हुई थी। रिदांश को पता था कि आरोही को किताबें पढ़ने का शौक है, इसलिए उसने अलग से कलेक्शन तैयार करवाया था। साथ में कुछ खाली डायरीज भी थी ताकि आरोही कुछ लिखना चाहे तो लिख सके। कमरे में एक तरफ मिनी रेफ्रिजरेटर रखा हुआ था जहाँ फ्रेश फ्रूट, पानी की कुछ बोतलें और जूस रखा हुआ था। अगर इतना सब कुछ कोई और लड़का मेरे लिए करता जिसे मैं प्यार करती तो शायद मैं खुद को बहुत लकी समझती। खुद को लकी तो नहीं समझ सकती, पर थोड़े टाइम के लिए ही सही मुझे रिलीफ तो मिला, वरना तुम्हारे साथ सोना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 9 महीने की बची कुची जिंदगी तो आराम से बिता पाऊंगी। आरोही ने हल्के से मुस्कुराकर कहा और फिर बिस्तर पर जाकर लेट गई। सिकनेस होने की वजह से उसे थोड़ी ही देर में नींद आ गई थी। आरोही को लेटे हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि उसके कमरे में जोर से अलार्म बजा। उसके साथ ही वो उठी। उसे रिदांश पर गुस्सा आ रहा था। अलार्म बजने के साथ ही एक मेड उसके कमरे में दाखिल हुई और वो बोली, शेड्यूल के हिसाब से आपको इस वक्त बीटरूट का जूस पीना है और साथ में सलाद खाना है। खाने के बाद आप 5 मिनट के लिए वॉक करेगी और उसके बाद में रेस्ट कर सकती हैं। अजीब जबरदस्ती है, साथ नहीं रह रहा फिर भी इसे मुझ पर पूरा कंट्रोल चाहिए। आरोही गुस्से में बड़बड़ाकर बोली। फिर उसने मेड की तरफ देखकर जबरदस्ती की छोटी सी मुस्कुराहट दी और उसके हिसाब से डाइट चार्ट को फॉलो किया। उसके जाने के बाद आरोही वहाँ बैठी हुई थी। उसने टाइम पास के लिए एक किताब निकाली थी और उसी को पढ़ रही थी। हैरानी की बात था, जब आरोही ने उस बुक को पढ़ा तो वो उसी की लिखी किताब थी। उस किताब को उसकी आंखों में आंसू आ गए। आरोही जल्दी से उस किताब को लेकर रिदांश के पास पहुंची ताकि उसे ये साबित कर सके कि वो झूठ नहीं बोल रही है। रिदांश उस वक्त एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर मीटिंग कर रहा था। जैसे ही उसने आरोही को देखा तो मीटिंग बंद कर दिया। आरोही रिदांश के पास आई और वो किताब उसे दिखाते हुए बोली, देखो मैं सच कह रही थी, मैं एक राइटर हूँ। ये किताब मेरी ही लिखी हुई है। तुम इसके पीछे राइटर का नाम देख सकते हो। आज इतने दिनों में पहली बार आरोही के हाथ में हुई प्रूफ लगा था जिससे वो ये साबित कर सकती थी कि वो झूठ नहीं बोल रही थी। रिदांश बुक को देख रहा था तो आरोही की आंखों में उम्मीद के आंसू थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों ही कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रिदांश ने आरोही को अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया था और इससे वो काफी खुश भी थी। शाम के वक्त आरोही अपने टाइम पास के लिए एक किताब पढ़ रही थी। उसने जब वो बुक पढ़ी तो उसे बहुत हैरानी हुई। वो उसी की लिखी हुई एक किताब थी। अपनी लिखी हुई किताब को नॉवल की दुनिया में देखकर आरोही के मन में एक उम्मीद सी जागी और वो जल्दी से रिदांश के पास गई। उसने रिदांश को वो बुक दिखाते हुए कहा, इस बुक के राइटर का नाम और बाकी डिटेल्स देखकर शायद तुम्हें मुझ पर यकीन हो जाए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ रिदांश, मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, मैं किसी और दुनिया से आई हूँ। मैं एक राइटर हूँ और ये बुक मैंने ही लिखी है। पता नहीं कैसे मैं अपनी ही लिखी नॉवल की दुनिया में फंस गई। आरोही अपनी सफाई में बोले जा रही थी कि तभी रिदांश में आरोही के हाथ से वो किताब ली। उसने किताब को चारों तरफ पलट कर देखा, लेकिन वहां उसने राइटर्स का कोई भी इंट्रोडक्शन और नाम नहीं लिखा हुआ था। रिदांश ने आरोही को पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए सर्द आवाज से कहा, मैंने तुम्हें कहा था तुम अपने दिमाग में कोई भी उल्टी सीधी चीज नहीं लेकर आओगी जिसका गलत असर मेरे बच्चे पर पड़े। मैं ही पागल था जो तुम्हारे कमरे में किताबें रखवाईं और सोचा तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही हो। आरोही हैरानी से रिदांश की तरफ देख रही थी कि वो अचानक उस पर गुस्सा क्यों हो गया था। आरोही की सवालिया नजरों को समझते हुए रिदांश ने किताब का पिछला हिस्सा आरोही की तरफ करके कहा, इस बुक के राइटर का नाम नहीं लिखा हुआ है, ये किसी अनजान इंसान की लिखी हुई है। मान गए तुम्हें मिस राइटर, किसी और की मेहनत का क्रेडिट तुम ले भी कैसे सकती हो। आरोही ने रिदांश के हाथ से किताब छीनी और उसे चारों तरफ पलट कर देखने लगी। रिदांश वही कह रहा था। पिछले पेज पर लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी हुई थी, जबकि आरोही को याद था कि उसने अपनी हर किताब के पीछे अपना छोटा जीवन विवरण छपवाया था। आरोही अपनी सफाई पेश करते हुए बोली, मेरा यकीन करो रिदांश, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं नॉवल में। आरोही अपनी बात खत्म करती उससे पहले रिदांश ने उसकी बात बीच में काटते हुए चिल्लाकर कहा, आगे से तुम इस बारे में कोई बात नहीं करोगी। मुझे फिर से ये नहीं सुनना है कि तुम किसी नॉवल में फंस गई हो। तुम प्रेग्नेंट हो, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ कुछ कर भी नहीं सकता, तो अपनी इस सिचुएशन का फायदा मत उठाओ। इतना कहकर रिदांश ने आरोही को छोड़ दिया था। आरोही अभी भी किताब को हाथ में पकड़ कर रखी थी। उसने किताब को चारों तरफ पलट कर देखा तो वहाँ वाकई किसी लेखक का नाम नहीं था। उसने एक नज़र रिदांश को लाचारी से देखा और फिर अपने कमरे में चली गई।
रिदांश ने उसकी बातों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे भी वो ये सब पहले भी सुन चुका था और ये उसके लिए नया नहीं था। रात को आरोही ने अपना खाना कमरे में ही मंगवा लिया था क्योंकि रिदांश उसके साथ काफी बदतमीजी से पेश आया था। वहीं आरोही के बिना रिदांश डाइनिंग टेबल पर काफी अकेलापन महसूस कर रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं। रिदांश को आरोही की फिक्र हो रही थी कि उसने ठीक से खाना खाया है या नहीं, इसलिए उसने उस मेड को बुलाया जो उसने आरोही के लिए रखी थी। रिदांश उसकी तरफ देखते हुए सख्त आवाज में बोला, खाना खाया उसने जन्नत? उस लड़की का नाम जन्नत था। उसने हाँ में सिर हिलाकर कहा, पूरा तो नहीं खाया पर पेट भरने जितना खा लिया था। उन्होंने कहा कि आज वो पूरे दिन से कुछ न कुछ खा रही है, इसलिए उन्हें ज्यादा भूख नहीं है। रिदांश ने उसे वापस भेज दिया था और खुद भी वहां से उठ गया था। उसने ठीक से खाना नहीं खाया था क्योंकि आरोही के बिना उसे वहां बैठने का बिल्कुल मन नहीं था। रिदांश इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि उसे आरोही के साथ रहने की आदत हो गई है। उसके बाद रिदांश ने अपने कुछ जरूरी काम निपटाए और फिर वो अपने कमरे में सोने के लिए आया। वो भले ही ये बात एक्सेप्ट ना करे, पर पिछले 1.5 महीने में उसका पूरा रूटीन बदल चुका था, जिसमें उसका ज्यादातर टाइम आरोही के साथ बीतता था। जहां एक तरफ आरोही गहरी नींद में आराम से सो रही थी, तो वहीं रिदांश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कल रात भी यही हुआ था, वो ठीक से सो नहीं पाया था। इतना थके होने के बावजूद रिदांश बेड पर करवटें बदल रहा था। काफी कोशिशों के बाद भी रिदांश को नींद नहीं आई तो उठकर बैठ गया। रिदांश ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, पूरी 5 रातों बाद घर आया था, काफी कुछ सोच कर आया था, पर लगता है मुझे अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा। रिदांश ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, पर वो कहीं न कहीं आरोही को मिस कर रहा था। उसने लाइट्स ऑफ की और फिर सोने की कोशिश करने लगा। लाख कोशिश करने के बाद भी रिदांश को नींद नहीं आई तो वो एक झटके में बिस्तर से उठा। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसे आरोही के बिना नींद क्यों नहीं आ रही है। रिदांश अपने बिस्तर से उठा और इस वक्त उसके कदम बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। बाहर जाते हुए रिदांश ने डैनियल को कॉल पर कनेक्ट करके कहा, अरेंज एनी क्लासी डेट फॉर मी, मुझे नींद नहीं आ रही है। डैनियल ने जवाब में हामी भरी और कॉल कट कर दिया। वो धीरे से बोला, 2 महीनों में पहली बार इन्होंने किसी लड़की की डिमांड की है। इनके पास घर पर वो लड़की मौजूद तो है, फिर किसी और के साथ रात बिताने के बारे में कैसे सोचा अचानक? खैर, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम उनके ऑर्डर्स फॉलो करना है। रिदांश आरोही के अलावा पहले भी कई लड़कियों के साथ 1 नाइट स्टैंड कर चुका था। ऐसा वो तभी करता था जब वो डिप्रेस्ड होता था या उसकी फिजिकल नीड्स उस पर हावी हो जाती थीं, और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। विला की सिक्योरिटी टाइट करवाने के बाद रिदांश अपनी गाड़ी लेकर डैनियल के भेजे एड्रेस पर जा रहा था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों ई कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मानिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आरोही के साथ रहते हुए रिदांश को उसकी आदत लग गई थी और उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ। वो पूरी 4 रात बाद कल रात को घर आया था, लेकिन जैसे ही उसे आरोही के प्रेग्नेंट होने की बात पता चली, उसने आरोही को अलग रूम में शिफ्ट कर दिया था। आरोही रिदांश से अलग दूसरे रूम में आराम से सो रही थी, जबकि रिदांश को उसके बिना नींद नहीं आ रही थी। काफी कोशिशें के बाद भी रिदांश को नींद नहीं आई और उसकी फिजिकल नीड्स उस पर हावी होने लगी, तो उसने डैनियल को अपने लिए डेट अरेंज करने के लिए कहा। डैनियल ने उसके कही मुताबिक उसकी डेट अरेंज कर दी थी और एड्रेस भेज दिया था। लगभग आधे घंटे बाद रिदांश अपने ही एक क्लब में पहुंचा। वहां आते ही वो सीधा प्राइवेट एरिया में बने एक वीवीआईपी रूम में गया। अंदर जाते ही रिदांश ने देखा वहां एक लड़की उसका वेट कर रही थी। उस लड़की ने वाइन कलर का सैटिन का नाइट ड्रेस पहना हुआ था। कंधे से थोड़े ही लंबे ब्लैक गोल्डन बाल, ब्राउन आईज और डस्की स्किन टोन वाली वो लड़की दिखने में खूबसूरत थी। परफेक्ट, रिदांश ने धीरे से कहा और फिर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। वो कमरे के अंदर आया तो उस लड़की ने अपनी नाइट ड्रेस की श्रग निकाल दी। अब उसने सिर्फ एक 1 पीस ड्रेस पहनी हुई थी जो कि काफी छोटी थी और ट्रांसपेरेंट थी। रिदांश के कुछ कदम आगे बढ़ते ही वो उठकर उसके पास गई और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वो रिदांश को जिस हिसाब से किस कर रही थी, उससे पता चल रहा था कि वो अपने काम में माहिर थी। उसे किस करते वक्त रिदांश ने अपनी आंखें बंद की तो उसकी आंखों के सामने आरोही का चेहरा घूम गया। रिदांश ने तुरंत अपनी आंखें खोली और उस लड़की को बेड पर धकेल दिया। उसकी इस हरकत पर वो लड़की गुस्से में उस पर चिल्लाकर बोली, "What the hell have you done? कुछ पता भी है या पहली बार आए हो? देखकर लग रहा है कुछ करना नहीं आता, और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम आज से पहले बहुत बार ये सब कर चुकी हो।
रिदांश ठाकुर की चॉइस इतनी लो क्लास नहीं है। रिदांश ने उसे देखकर सख्त आवाज में कहा। उसने तुरंत डैनियल को कॉल करके कहा, डेट अरेंज करने को कहा था, एस्कॉर्ट नहीं। उसने गुस्से में कॉल कट कर दिया। फिर रिदांश ने अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकाले और उस लड़की की तरफ फेंकते हुए कहा, एक रात के हिसाब से मैंने कुछ ज्यादा ही कीमत दी है तुम्हें, आगे से मेरे आसपास दिखना भी मत। रिदांश के तेवर और जिस हिसाब से उसने उस लड़की को इतने पैसे दिए थे, उससे वो समझ गई थी कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है जो उसके साथ रात बिताने के लिए आया है। वो लड़की जल्दी से उठी और उसके पास आकर प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, काम डाउन डार्लिंग, ये सब चीज तो चलती रहती है। मैं अपने काम में नहीं हूँ, इस वजह से मुझे ज्यादा पता नहीं है। तुम क्या कोई वर्जिन लड़की एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, पर मेरा एक क्लास है और तुम उस हिसाब से बिल्कुल नहीं हो। डोंट यू डेयर टू टच मी, रिदांश ने उसका हाथ झटक कर कहा। वो वापस जाने के लिए मुड़ा, तभी उस लड़की ने पीछे से कहा, क्या हुआ? बीवी ने मना कर दिया या गर्लफ्रेंड साथ सोने के लिए मानी नहीं? तभी इतना डेस्परेट होकर किसी के पास आ गए? वो जो भी है, जाकर उसी के साथ नाइट स्पेंड करो जो तुम्हारे क्लास की भी है। खामखा मेरा टाइम खराब कर दिया। लड़की ने पैसे लिए और अपना सामान समेटा और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रिदांश भी गाड़ी लेकर वापस घर आ गया था, लेकिन इस बार उसके कदम अपने कमरे की बजाय आरोही के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। रिदांश ने डिम लाइट ऑन की। उसने आगे जाकर देखा तो आरोही गहरी नींद में सो रही थी। रिदांश उसे देखकर हल्के से मुस्कुराया और उसके पास आकर उसे अपनी बाहों में ले लिया। आरोही नींद में ही कसमसाते हुए बोली, मत करो ना रिदांश, चैन से सोने तो दिया करो तुम मुझे। उसकी बात सुनकर रिदांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वैसे भी हर रात यही होता था। जब रिदांश उसके करीब आता था तो आरोही इरिटेट होकर यही बोलती थी। रिदांश आरोही को अपनी बाहों में लेकर सो गया और कुछ ही देर में उसे नींद की आ गई थी। अगली सुबह आरोही की आंख खुली तो रिदांश सुकून से उसे अपनी बाहों में लेकर सो रहा था। उसे अपने पास लेटा हुआ देखकर आरोही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। आरोही ने जल्दी से रिदांश को खुद से दूर करते हुए उसे जगाने के लिए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम मेरे पास आकर कैसे सो रहे हो? तुम्हारा अलग कमरा है ना, जाकर वहाँ सोना। तुम मुझे अब भी चैन से नहीं रहने दे रहे हो रिदांश। रिदांश ने बंद आंखों से ही कहा, चुपचाप लेटी रहो, पर तुम्हारा काम अब खत्म हो गया है। मैंने कंसीव कर तो लिया है, फिर मुझे परेशान करने की क्या जरूरत है? आरोही ने थकी हुई आवाज में कहा। वो बार बार रिदांश को खुद से दूर होने का कह रही थी तो रिदांश इरिटेट होकर आंखें खोली और आरोही की तरफ देखकर कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है। इनफैक्ट मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। बस एक रात के लिए सोने के लिए तुम्हारे पास क्या आ गया? तुमने तो सुबह उठते ही मेरा जीना हराम कर दिया। मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई है और जब तक मैं अपनी नींद पूरी नहीं कर लेता तुम मेरे पास से हिलोगी भी नहीं। इतना कहकर रिदांश ने आरोही को अपनी बाहों में और भी कसकर जकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी इस हरकत पर आरोही मन ही मन बोली, झूठा कहीं का। झूठ भी किससे बोल रहा है? जिसने उसे बनाया है। तुम्हें अकेले होने की आदत नहीं है रियली? नींद में तुम्हें कोई टच भी कर लेता है तो तुम इरिटेट हो जाते हो। चलो लिखा हुआ एक बार के लिए जाने देते हैं। 1.5 महीने में जो मैंने महसूस किया उसका क्या? अपना काम करने के बाद साइड में सो जाते थे, अब अचानक से तुम्हें अकेले नींद नहीं आती। आरोही को इस वक्त बिस्तर से उठना था और वॉशरूम यूज करना था, पर रिदांश था कि उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। लगभग आधे घंटे बाद आरोही ने सख्त आवाज में कहा, लिसन रिदांश, तुम मुझे छोड़ रहे हो या नहीं? मुझे वॉशरूम जाना है। अगर तुमने अगले 5 मिनट में मुझे नहीं छोड़ा तो मैं सब कुछ यहीं कर दूंगी। इस बार रिदांश ने बिना कुछ कहे जल्दी से आरोही को छोड़ दिया था। आरोही दौड़कर बाथरूम के अंदर चली गई थी। वहीं उसके जाते ही रिदांश भी उठकर बैठ गया था। रिदांश को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ देर पहले वो आरोही के साथ इतना क्लोज क्यों होना चाह रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे इस लड़की की आदत लग गई है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिदांश ठाकुर, तुम्हारे लिए लड़कियां सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल नीड्स पूरा करने के लिए हैं और ये जिस काम के लिए आई थी वो हो चुका है। रिदांश खुद को मन ही मन इस बात के लिए तैयार कर रहा था कि उसे आरोही से दूर रहना है। तो वही जैसे ही आरोही ने बाथरूम बाहर कदम रखा, उसे देखते ही रिदांश ने जल्दी से कहा, आई वॉन्ट यू राइट अवे। उसकी बात सुनकर आरोही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसे अब तक यही लगता था कि रिदांश उसके क्लोज इसलिए आता है ताकि वो अपना बच्चा पैदा कर सके, लेकिन आज रिदांश कुछ और ही डिमांड कर रहा था और ये उसके लिए एक पॉजिटिव साइन नहीं था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों ई कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
आरोही की सुबह आंख खुली तो रिदांश उसके बगल में सोया हुआ था। आरोही उसे अपने पास देखकर चौंक गई क्योंकि रिदांश ने उसका कमरा चेंज कर दिया था। जैसे तैसे आरोही ने रिदांश को वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर उसे खुद से अलग किया। जब वो बाथरूम में थी तब रिदांश खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे आरोही से दूर रहना है। जैसे ही आरोही ने बाथरूम के बाहर कदम रखा, रिदांश ने उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने की डिमांड रखती थी, जिसे सुनकर आरोही चौंक गई। आरोही चुपचाप खड़ी हैरानी से रिदांश की तरफ देख रही थी। तभी रिदांश उठकर उसके पास आया और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करके कहा, मैंने डॉक्टर से बात की है और ये सेफ है। ट्रस्ट मी, तुमसे ज्यादा मुझे अपने बच्चे की परवाह है। अगर परवाह है तो ये सब क्यों कर रहे हो? तुमने ही कहा था कि तुम मेरे क्लोज इसलिए आते हो क्योंकि तुम्हें अपना बच्चा चाहिए। तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल गया है रिदांश, तो प्लीज ये सब मत करो, आरोही ने काफी शांति से कहा। रिदांश ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और धीरे से बोला, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, आई वॉन्ट समवन राइट अवे। हाँ तो किसी और के पास चले जाओ, मैं कौन सी तुम्हारी बीवी हूँ जो मुझे बुरा लगेगा? वैसे भी तुम मुझसे पहले काफी लड़कियों के साथ सो चुके हो, आरोही ने जवाब में कहा। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक अच्छी लड़की अरेंज कर सकूं, तो जो है उसी से काम चला लूंगा। डोंट वरी, आई विल डू एवरीथिंग वेरी केयरफुली। रिदांश ने इतना ही कहा और फिर आरोही को अपनी गोद में उठाकर बिस्तर की तरफ ले जाने लगा। आरोही समझ नहीं पा रही थी कि वो रिदांश को रेजिस्ट क्यों नहीं कर पा रही है। अगले ही पल रिदांश ने उसे अपनी गोद में बिठाया। उन दोनों का चेहरा आमने सामने था और रिदांश ने आरोही के होठों को कैप्चर कर लिया था। वो उसे किस करते हुए पीछे से उसकी ड्रेस की जिप खोल रहा था। रिदांश ने अचानक किस ब्रेक करके कहा, मुझे पता नहीं चलता मैं कब एग्रेसिव हो जाता हूँ। जब तुम्हें लगे कि चीजें कंट्रोल के बाहर हो रही हैं या तुम टॉलरेट नहीं कर पा रही हो तो मेरे कंधे पर टैप करना, मैं समझ जाऊंगा। इतना ही ख्याल है तो सब कुछ कर ही क्यों रहे हो? आरोही ने चिढ़कर कहा। फिजिकल नीड्स मिस राइटर, इसके आगे इंसान का बस नहीं चलता। रिदांश ने इतना ही कहा और फिर उसके बाद वो अपनी एक्टिविटीज में बिजी हो गया। रिदांश आरोही के साथ इंटीमेट जरूर हो रहा था, लेकिन वो उसके साथ हमेशा के बजाय आज कुछ ज्यादा ही जेंटल बिहेव कर रहा था। लगभग 1 घंटे बाद रिदांश ने आरोही को पूरी तरह फ्री कर दिया था। वो उसके बगल में लेटा हुआ था, जबकि आरोही उसके पास में थकी हुई लेटी रही थी। रिदांश ने गहरी सांस लेकर कहा, कुछ चीजों की तलब हो जाती है और वो तलब आपको बर्बाद कर देती है। पहली बार बर्बाद होने में मजा आ रहा है मिस राइटर, एंड आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय माई सेल्फ। बोलते हुए उसकी आवाज काफी इंटेंस थी। फिर रिदांश की नजर आरोही की तरफ गई, जो थक कर इतनी ही देर में सो भी चुकी थी। पहले इंटीमेट होने के बाद रिदांश को आरोही से कोई मतलब नहीं था, लेकिन आज वो उसके करीब खिसका और उसके बालों को ठीक करने लगा। मैं तुम्हारा तलबगार हो रहा हूँ मिस राइटर, रिदांश ने धीरे से कहा और फिर वो आरोही के चेहरे को गौर से देखने लगा। आज पहली बार शायद उसने आरोही को इतने ध्यान से देखा होगा। वो सोते हुए किसी बच्चे की तरह मासूम लग रही थी। माथे पर बिखरे बाल, छोटी सी नाक और उभरे हुए पतले होंठ। रिदांश ने गौर से देखा तो आरोही के होठों के ऊपर एक बिल्कुल छोटा सा तिल था, जो दूर से नजर नहीं आता था। वैसे हमारा बच्चा तुम्हारे जैसा भी हो सकता है, काफी खूबसूरत हो तुम, अचानक रिदांश के मुंह से निकला। वो इस वक्त एक अलग ही दुनिया में था, वरना अगर होश में होता तो आरोही की इतनी तारीफ कभी नहीं करता और उसके दिल की बात भी कभी उसके जुबान पर नहीं आती। कुछ देर उसे वैसे ही देखने के बाद रिदांश अपनी जगह से उठा और वॉशरूम में चला गया। कहने के लिए ये कमरा उसने आरोही के लिए सेट किया था, लेकिन अब आरोही से ज्यादा उस कमरे का इस्तेमाल रिदांश कर रहा था। फ्रेश होने के बाद रिदांश ने अपने लिए कॉफी तैयार की। कॉफी पीने के बाद वो आरोही को उठाते हुए बोला, गेट अप मिस राइटर, इतना भी मैंने तुम्हें तंग नहीं किया जो तुम यहाँ घोड़े बेचकर सो रही हो। उसकी आवाज सुनकर आरोही नींद से जाग गई थी, लेकिन उसका बिस्तर से उठने का मन नहीं था। उसने बंद आंखों से कहा, प्रेगनेंसी में थकावट ज्यादा होती है और नींद भी ज्यादा आती है। क्या हो जाएगा जो मैं थोड़ी देर एक्स्ट्रा सो जाऊंगी? रिदांश ने आईज रोल करके कहा, बहुत कुछ हो जाएगा। तुम्हारा ब्रेकफास्ट और मॉर्निंग मेडिसिन मिस हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। सो गेट अप। बोलते हुए उसने आरोही को अपनी गोद में उठा लिया और वैसे ही उसे बाथरूम के अंदर ले जाने लगा। रिदांश का ये बदला हुआ रूप देखकर आरोही को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो उसका कारण जानती थी। बाथरूम में आते ही आरोही ने कहा, अब आगे मैं खुद कर लूंगी, तुम बाहर जाओ। मेरे सामने कैसी शर्म? रिदांश भौहें उठाकर बोला, तुम्हें नहीं आती होगी पर मुझे आती है, आरोही ने सिर हिलाकर कहा और रिदांश को पकड़कर उसका मुंह दरवाजे की तरफ कर दिया
उसकी इस हरकत पर रिदांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। रिदांश बाथरूम से बाहर चला गया था। वहीं उसके जाने के बाद आरोही के चेहरे के भाव गंभीर होने लगे थे। आरोही ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और खुद से कहा, कहाँ था ना रिदांश ठाकुर, मुझे बर्बाद करने के चक्कर में तुम खुद बर्बाद हो जाओगे और शुरुआत हो गई है। मुझे तो वैसे भी मरना है, पर तड़पोगे तुम। फर्क इतना था कि नॉवल में आरोही को भी रिदांश ठाकुर से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी, पर इस आरोही को कभी रिदांश ठाकुर से प्यार नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी और इस दुनिया की सच्चाई जानती है। एक बार फिर आरोही अपनी ही लिखी नॉवल को चैलेंज कर रही थी। नॉवल में आरोही को रिदांश से प्यार हुआ था, लेकिन बातों की बातों में वो ये बोल चुकी थी कि वो कभी रिदांश से प्यार नहीं करेगी। एक बार के लिए वो भूल गई थी कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नॉवल में लिखी सच्चाई को झुठला नहीं सकती थी और ना ही बदल सकती थी। वहीं आरोही को बाथरूम में छोड़कर रिदांश बाहर आया तो लिविंग रूम में एक शख्स बैठा हुआ था। उसने रिदांश को देखकर तिरछी मुस्कुराहट दी, तो वहीं उसे देखकर रिदांश के चेहरे के भाव सर्द हो गए थे। वो उसका कजिन विविध था, जो उम्र में उससे लगभग 1 साल छोटा था। विविध अपनी जगह से उठा। वो लगभग 5 फुट 10 इंच लंबा था, हल्का गेरुआ रंग, गहरी काली आंखें और चेहरे पर हल्की सेट हुई बियर्ड। वो रिदांश की तरह बढ़ा और मुस्कुरा कर बोला, गले नहीं लगोगे बड़े भाई, आप मुझसे नाराज हो सकते हैं, मैं नहीं। आप खास हो मेरे लिए, तभी अपनी शादी के लिए स्पेशली LA से यहाँ तक आ गया। विविध रिदांश के गले लगता उससे पहले रिदांश ने उसे हाथ का इशारा करके वहीं रोक दिया था। वो भौहें उठाकर बोला, मुझे खतरों से खेलने का शौक है, लेकिन आज भी सांपों के साथ नहीं खेलता हूँ। आप अभी भी बीती बातों को भूले नहीं है। कोई बात नहीं, भाइयों में ऐसी छोटी मोटी लड़ाई तो चलती ही रहती है। विविध मुस्कुरा कर बोला और फिर उसे बैठने का इशारा किया। मजबूरन रिदांश को बात करने के लिए उसके साथ जाना ही पड़ा। वहीं आरोही बाथरूम से बाहर आ चुकी थी। उसने मैटर्निटी ड्रेस की बजाय अलग कपड़े पहने थे। ये रिदांश भी पागल है। कौन सा फर्स्ट मंथ में मेरा पेट बाहर निकलने वाला है, जो इतने लूज कपड़े लाकर दिए हैं। इन्हें पहनकर तो मुझे बहुत अजीब महसूस होता है। ये कपड़े कंफर्टेबल भी हैं और बिल्कुल उसी तरह के हैं जैसे मैं पहनती थी। आरोही खुद को आईने में देखते हुए बोली। इस वक्त उसने नॉर्मल बैगी पैंट्स और लूज टी-शर्ट पहना हुआ था। अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग कपड़े देखकर आरोही को अच्छा लग रहा था। बाल सही करने के बाद आरोही कमरे से बाहर निकली। वो लिविंग एरिया की तरफ पहुंची, तब उसने काउच पर रिदांश को किसी के साथ बैठे हुए पाया। उन दोनों की पीठ आरोही की तरफ थी। अचानक आरोही को सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। वो गिरने वाली थी, तभी उसने पास की ही दीवार को पकड़ लिया। आरोही को इस वक्त ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसे कोई करंट के झटके दे रहा हो। उसकी बॉडी बुरी तरह कांपने लगी थी। आरोही वहां से गायब हो रही थी। वो रिदांश को आवाज लगाना चाह रही थी, लेकिन उसके शब्द उसके गले में अटक कर रह गए। क्या लगता है आरोही वापस असली दुनिया में जा रही है? आरोही अचानक गायब क्यों हो रही है, इसकी वजह बता सकते हैं आप? खैर, ये तो अगले भाग में ही पता चलेगा।